मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 14 बैठकें होंगी। इसी मानसून सत्र में डॉक्टर मोहन सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब सत्ता पक्ष विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने होंगे। सरकार की प्राथमिकता बजट को लेकर होगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय समायोजन को लेकर होगी, क्योंकि चुनाव के समय पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में तमाम सारे वादे जनता से किए थे। सरकार के सामने अब उन वादों को पूरा करने की चुनौती हो। एक तरफ विकास की गति को बढ़ाना, दूसरी ओर कई योजनाओं के हितग्राहियों को उनका हित लाभ देना प्राथमिकता में होगा। यही कारण है कि भारी भरकम बजट की तैयारी सरकार कर रही है। माना जा रहा है 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने वाली। दूसरी तरफ सरकार के खजाने की स्थिति नासाज है। लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर मोहन को इसकी कसौटी पर खरा उतरना होगा। दूसरी तरफ विपक्ष के तरकश में कई तीर है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश स्तर पर बढ़ते आर्थिक बोझ, लाडली बहनों को 3,000 रूपए महीना, 3100 रूपए में धान, 2700 रूपए क्विंटल में गेहूं की खरीदी, हर परिवार से एक बेरोजगार को रोजगार और हर बेघर को आवास देने के वादे पर सत्ता पक्ष से दो हाथ करने की तैयारी में। बजट सत्र को लेकर विपक्ष आक्रामक है, तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। पूरा सत्र चलाएं, सत्र जितना कहा है उतना चलाने का दम दिखाएं। अगर सत्र उतना नहीं चलाते हैं तो सरकार की मंशा साफ होती है कि वो घबराहट है सरकार की। विधानसभा सत्र को पूरा चलाने का दम रखे। बीजेपी की सरकार में हम देखते हैं कि सत्र की घोषणा होती है बड़ी, लेकिन सत्र उतना चलाया नहीं जाता है। कांग्रेस अपनी विपक्ष के नाते विश्वसनीयता खो चुकी है, ना उसकी धाक है ना साख है। 4 जून के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में इनके वैसे भी हालत बुरी होने वाली है, अंदर घमासान मचने वाला है। मुद्दों से सरोकार इनका कभी नहीं रहा, क्योंकि केवल हल्ला हंगामा करना, विधानसभा का सत्र की गंभीरता को बिगाड़ना और मुद्दों पर चर्चा से भी भागना इनकी फितरत बन चुकी है, क्योंकि केवल और केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कभी इन्होंने विधानसभा में भी किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा नहीं की। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी के बीच विधानसभा सचिवालय ने भी हंगामा रहित सत्र के संचालन की रणनीति बनाने में जुट गए। विधायकों के लिए विधानसभा में पालन किए जाने वाले नियम और शब्दों को भी सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया है। विधायकों की आचार संहिता। विधायक ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेंगे जिस पर न्यायिक मामला पेंडिंग हो। किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं होगा। आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार के आक्षेप नहीं करेगा। उच्च प्राधिकारी वाले व्यक्तियों के आचरण पर कोई विधायक आक्षेप नहीं करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के पिछले कई सत्र काम कम और शोर ज्यादा वाले रहे। हंगामे के चलते पूरे अवधि तक नहीं चल पाए। ऐसे में अब जब नई सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष पहली बार खुलकर आमने सामने आ रहे हैं, तो सत्र का स्वरूप क्या होगा? विधायकों के लिए जारी आचार संहिता कितना असर करती है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एनालिसिस सत्र और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे बजट सत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि नए सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते लेखानुदान पेश किया गया था। 1 जुलाई से शुरू होकर यह सत्र 19 जुलाई तक चलेगा, यानी कि इस दरमियान कुल 14 बैठकें होंगी। डॉक्टर मोहन सरकार पूर्ण बजट लेकर आएगी। तकरीबन ये माना जा रहा है कि 325 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये बजट होगा। तो कह सकते हैं कि ये एक भारी भरकम बजट होगा। उसका कारण ये भी है कि जिस तरह से इलेक्शन के दरमियान समय जिस तरह से पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे प्रदेश की जनता से किए और उन वादों को अब कहीं ना कहीं पूरा करना है। यही कारण है कि एक लंबा भारी भरकम बजट होगा, जिसमें डेवलपमेंट को लेकर भी
राशि होगी, बजट होगा, और दूसरी तरफ अलग अलग योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनके लिए जो हितलाभ है उनका, उसके लिए भी राशि होगा। इसके अलावा अगर हम बात की जाए विपक्ष, तो विपक्ष भी पूरी तैयारी में है दो दो हाथ करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई नया सत्र आता है तैयारी विपक्ष पहले से करती है। भले कितने बेहतर तरीके से वो उन मुद्दों को सदन में उठा पाती है अलग बात है। तो कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात की जाए या फिर जो वादे आपने चुनाव में किए उनको पूरा कराने के लिए जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण सत्र है ये। नई सरकार के गठन के बाद ऐसा पहला सत्र होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से आमने सामने होंगे, पूर्ण बजट भी इसमें आएगा। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, स्वागत करता हूं मिलन जी आपका। हमारे साथ में हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, सिरोही साहब आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। गौरव जी, मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे मिलन जी मैं आपके पास में आता हूं। 1 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत, मानसून सत्र भी है लेकिन बजट आएगा तो हम इसको बजट सत्र भी कह रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, चूंकि सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब पूर्ण बजट सामने होगा, आएगा, सरकार लेकर आएगी। क्या इस बजट में जो चुनाव के दरमियान संकल्प पत्र में जो वादे किए वो सरकार की प्राथमिकता में होंगे कि नहीं, अब विकास को भी गति देना है, और दूसरी तरफ जो पात्र हितग्राही हैं अलग अलग योजनाओं को उनकी राशि का आवंटन, तो सरकार के सामने क्या मिलन जी मान सकते हैं कि बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि लगातार बार बार ये बात आती है कि जो वित्त की स्थिति है, जो खजाने की स्थिति है वो बेहतर नहीं है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। किस रूप में देखते हैं इस बजट सत्र को मिलन जी? राजेश जी, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। नई सरकार का पहला देश होगा। निश्चित रूप से चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों से पार पाना और चुनौतियों को निकाल कर समाधान की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। ये चुनौती किसी प्रकार की नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हमारे लिए चुनौती ये है कि चूंकि हमने अपना संकल्प पत्र लाए थे, संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम फिर अपने संकल्पों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी जितनी भी इन 20 वर्षों की योजनाएं हैं, जनहितकारी हैं, हितकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को किस प्रकार से अमली जामा पहनाना, वो निरंतर चलती रहे, वो क्रियान्वित रहे, वो जनता को लाभ देती रहे, उनके जीवन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ती रहे। इस दिशा में भी वो योजनाएं भी होंगी। और नए योजनाओं का चूंकि विजन रहेगा 2024-25 कैसा रहने वाला है, उस दिशा की तरफ ये बजट कहीं ना कहीं इंगित करेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश ने इन 20 वर्षों में नए नए आयाम और कीर्तिमान रचे हैं। एक बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य की तरफ हम लोग बढ़े हैं। आज मध्य प्रदेश की पहचान देश के अव्वल राज्यों में होने लगी है। समानांतर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको समाहित करते हुए मध्य प्रदेश आने वाले 1 वर्ष में किस तरह का मॉडल पेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चूंकि नेतृत्व हमको मिला है, डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण रूप से आशीर्वाद मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो किसी प्रकार की चिंता नहीं। हम सारे योजनाओं को लागू करते हुए, उनको क्रियान्वित करते हुए ये बजट पेश करेंगे। सिरोही साहब, कांग्रेस किस रूप में लेती है इस सत्र को? क्योंकि जिस तरह से जो तेवर हैं वो इसको लेकर कि तमाम सारे सवाल जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस उठा रही है, किस तरह से भूमिका होगी? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब बेहतर तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। विपक्ष की क्या भूमिका होगी, किस तरह से उनका निर्वहन होगा? केदार सिरोही जी। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो वेंटिलेटर पे है, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, जन कल्याण की योजनाएं भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ी हुई है। तो पूरी मध्य प्रदेश में सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज देखिए, मध्य प्रदेश का जो बजट आने वाला है, तो बड़ी चिंता की बात है कि अगर 2023 के उससे लेंगे तो 4.5% से ज्यादा फिजिकल डिफिसिएट होने की मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि कर्जा तो हर दिन ये लोग लेते जा रहे हैं। दूसरा, मुझे बड़ी चिंता ये लग रही है कि जो स्टेट का टैक्स है वो जो 32-35 हजार करोड़ का जो इनका
टोटल जो 80,000 करोड़ का था उसमें जो किराया देके जमीन बेच के जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश सरकार चिन्हित कर रही है हमारी प्रॉपर्टियों को, जो नॉन ऑन टैक्स है उसको बढ़ाने जा रही है, वो प्रदेश के साथ एक बड़ी चिंता का विषय है। आप देखिए 29,000 स्कूलें बंद हो चुकी है, अस्पतालों की व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं कि इन्होंने आज वो रेत माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया और उधर मुरैना में टीआई जो है वो अस्पताल पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से माफिया बुलंद है उनकी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। बजट का पैसा नहीं है। अब आज देखिए कि जो पिछली बार तो इनका 3 चीजों पे मुझे लगता है 120 लाख करोड़ का करीब जाएगा, सैलरी पे, पेंशन पे और ब्याज पे। अब इधर आमदनी 85,000 करोड़ है, तो ये यहीं पर ही स्टेट। लेकिन सिरोही साहब, केदार सिरोही साहब, जब कर्जे की बात आती है, जब कर्जे की बात आती है, सरकार किसी की भी रहे, कर्जा वो सरकार लेती है। हम आपकी 15 महीनों की सरकार की बात करें तो आपने भी उस दरमियान 15 महीने के एक संक्षिप्त जो आपका कार्यकाल रहा सरकार का, उसमें भी कई बार आपने कर्जा लिया। तो अगर मोहन सरकार कर्ज ले रही है, ये बिल्कुल सही है कि चिंता के विषय कि लगातार जो कर्जे का बोझ है वो बढ़ रहा है। एक तरफ जो ये है, ये सरकार कह रही है कि हमने विकसित किया देश को, प्रदेश को आगे ले गए, तो कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ी। खुद शिवराज जी ने कहा था मैंने तो प्रदेश को कंगाल कर दिया, ये खजाने में 1 रुपया नहीं, इस गर्व से बात कही थी उनने जी। ये लोग सरकार, उसके बाद भी हम लोगों ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, पूरी तरीके से हमने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेकर आए। और सबसे ब्यूटी समझिए कमलनाथ जी के मैनेजमेंट की, उन्हीं के बाद में तो इनने 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है पूरा मिला के। वही जो बजट पेश होना था, जो पूरा मैनेजमेंट किया था, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा लिया। ये कर्जा लेके चलाने वाली सरकार है, इनके पास ना विजन है। सबसे बड़ी बात है, दुख की बात यह है कि इनके पास न तो मैनेजमेंट है, सिर्फ लो और बांटो, प्रशासन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इनका तालमेल नहीं है। उसी का चलिए, मैं आता हूँ सिरोही साहब, आऊंगा दोबारा आपके पास में, आऊंगा मिलन जी के पास भी दोबारा आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आ जाता हूँ। गौरव चतुर्वेदी साहब, सीधा सा समझना चाहूंगा, ठीक है, जिन मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है वो निश्चित तौर पर वो सदन में उठाएगी, सड़क पे भी तमाम सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन चूंकि जब बजट सत्र है तो मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम वित्तीय समायोजन की बात करें, हम उसके एक मैनेजमेंट की बात करें कि आय किस तरह से, व्यय किस तरह से, और फिर जिस तरह से जो तमाम सारी योजनाएं हैं या फिर जो हितग्राहियों को जिस तरह से हित लाभ देना है, क्या सरकार के सामने इस बजट में कहीं ना कहीं एक वित्तीय समायोजन एक बड़ा चैलेंज होगा, बड़ी चुनौती होगी कि कितने बेहतर तरीके से इस बजट को तैयार किया जाए कि डेवलपमेंट के भी काम हो, हितग्राहियों को भी उसका लाभ मिले और कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार किया जाए। गौरव चतुर्वेदी जी। राजेश जी, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश की प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई, प्रशासनिक व्यवस्था भी। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब शिवराज जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो वो बजट पेश करने के बाद एकदम से चुनावी मोड में आ गई, विधानसभा चुनाव के मोड में आ गई। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के 15 दिन, 20 दिन, महीने भर काम किया और उसके बाद मोहन यादव सरकार भी, डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी चुनावी मोड पर आ गई। और जिसके कारण शुरू के 3 महीने में 15,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा और उसके बाद फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। पहला तो चुनावी व्यस्तताओं में उलझ जाना रहा सरकार का, और दूसरा एक जो सबसे बड़ी गलती सरकार की मैं मानता हूं कि जो पूर्ण बजट फरवरी में आ जाना चाहिए था, वो बजट चूंकि केंद्र सरकार लेखानुदान लेकर आ रही थी, आय व्यय अपना पेश कर चुनाव में जा रही थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी यही सोचकर लेखानुदान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। अगर वो पूर्ण बजट लेकर आती तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको आप ठीक करने में सक्षम होते। आज पूरे प्रदेश में अगर आप देखें, डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो वहाँ पर दिक्कत है, पैसा वहाँ पर खर्च नहीं हो पा रहा है। अगर हम स्कूल कॉलेजेस में जो छात्रवृत्तियाँ जाना थी उनकी बात करें तो वो नहीं जा पा रहा है।
और ये सिर्फ मोहन यादव सरकार के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसके पहले के समय से भी लंबित पड़ी हुई छात्रवृत्तियां हैं, लंबित पड़े हुए पेमेंट हैं। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना जो कमिटमेंट किया था उसको फुलफिल करने के लिए दोनों सरकार काम करती रही, और वो पैसा जो विकास का था, जो रूटीन कामकाज के लिए था, वो सारा का सारा पैसा डाइवर्ट हो गया लाडली बहना पर। तो जिसके कारण पूरी स्थिति चरमरा गई। अब मध्य प्रदेश सरकार की मजबूरी है कि वो बजट लाए, अच्छी बेहतर योजनाएं बनाए लोक कल्याण की, और इसी के साथ साथ अपनी आय बढ़ाने की दिशा में भी काम करे, क्योंकि केंद्र सरकार भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उलझी हुई थी, उनका भी बजट नहीं आया है। अब वो अगली सरकार कैसा बजट लेकर आएगी, क्या करेगी, क्या उसके आधार पर बजट की बात होगी। तो अब सरकार को लाना तो स्वयं अपने पहलू पर है, खुद मध्य प्रदेश सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही, तो अब उसे एक बेहतर योजना के साथ बेहतर आय का भी सामने रखते हुए पूरा काम करना होगा। बेहतर बात जिस तरह से गौरव चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि एक बेहतर बजट लाना होगा, इसके साथ ही उसका एक बेहतर प्रबंधन बजट का हो, इसके साथ ही उसका एक बेहतर तरीके से समायोजन हो। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर टीम मोहन है वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लगातार काम उस पर शुरू हो चुका है। सीधे एक बार फिर मिलन जी के पास में आता हूं। मिलन जी, 2-3 चीज़ें काफ़ी अहम है और मैं चाहूँगा उस पर आपसे चर्चा करने को लेकर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता का मिला, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, 163 सीटें पार्टी लेकर आई, फिर डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, क्या जनता का कहीं ना कहीं एक ज़्यादा दबाव इस बात को लेकर होगा कि अब बेहतर चीज़ें उसको प्रदेश में देखने को मिलने का, डेवलपमेंट भी है, हितग्राहियों को जिस योजना का लाभ मिलना है वो भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बोझ भी जनता पर बढ़ सकता है। तो क्या ऐसे में ये भी एक चुनौती है कि बोझ जनता पर उतना ना बढ़े, एक बेहतर तरीके से बजट लिया जाए जिससे कहीं ना कहीं ये फील हो कि नहीं, हमने जब इस तरफ का आशीर्वाद जो मिला है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बनी है, तो जनता कहीं ना कहीं उसमें राहत महसूस करे। ये चैलेंज होगा, चुनौती होगा, ये बेहतर मैनेजमेंट इसको लेकर होगा। मिलन जी। निश्चित रूप से राजेश जी, देखिए बहुत बेहतर प्रबंधन के साथ और जिस ढंग से सरकार को चलना चाहिए, 20 वर्षों में भी सरकार चली है और जिस मापदंड को लेकर चली है, आप देखिए 163 आप ही कह रहे हैं कि जनता ने अभूतपूर्व आशीर्वाद जो दिया है, यही हमारा परिणाम है और जो हमने डिलीवर किया। और बेहतर सरकार के परिणाम होते हैं लोकतंत्र में, चूंकि जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा होती है, क्योंकि जनता ही हमको प्रतिनिधि बनाकर चुनती है और सरकार लाती है। तो जनता यदि हमको लगातार आशीर्वाद दे रही है तो हमारा कमिटमेंट पूरा होता है, और जिस कमिटमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है और निरंतर जीवन बदलने का काम कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है कि बेघर को घर मिले, आवास मिले, उस तरफ सरकार बढ़ रही है। घर घर जल नल के माध्यम से व्यक्ति को जल मिले, पीने योग्य पानी मिले, उसकी प्रतिबद्धता है। यदि पक्की सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो, तो आप देखिए किस प्रकार से रेल मार्ग भी सुधर रहा है, सड़कों का जाल भी जिस प्रकार से बदला है, और हवाई मार्ग में भी सरकारें काम कर रही हैं। तो ये बता रहा है अभूतपूर्व सरकार समानांतर दिशा में काम कर रही है। वित्तीय प्रबंधन ही है, देखिए कर्ज लेना एक व्यवस्था है, और कर्ज लेने को आप ये कहें कि मध्य प्रदेश की हालत बेकार है, तो क्या कारण थे कि अशोक गहलोत सरकार को 5,21,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। लगभग 5 वर्ष के कालखंड में उन्होंने 2.5 लाख का कर्जा लिया। तो क्या उन्होंने बेहतर प्रबंधन नहीं किया था? जिस प्रकार का उन्होंने स्थितियां करी, वो दिखा रहा है कि जहां विश्व में मंदी का दौर है, जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके इतर कोरोना जैसी विभीषिका निकल जाती है, जहां दुनिया के अनेकों राष्ट्र हैं जो वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक मार से गुजर रहे हैं, मंदी से गुजर रहे हैं, भारत बेहतर परिणाम दे रहा है। तो बता रहा है भारत प्रगति कर रहा है। आज हम नहीं कह रहे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं, IMF के आंकड़े देखेंगे, मूडीज के देखेंगे, वर्ल्ड बैंक के देखेंगे, तो वो सब चौंक रहे हैं कि भारत आखिर प्रगति कैसे कर रहा है। आज 64.5 लाख करोड़ का यदि हम पिछले 1 वर्ष में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज तक का ऑल टाइम हाई है, तो ये बताता है कि उसमें मध्य प्रदेश की भी हिस्सेदारी है। देश प्रगति कर रहा है। वक्त की कमी में छोटा कमेंट और चाहूंगा आपसे कि ये आरोप लगते हैं आज तक का हाई है। मिलन जी एक और छोटा सवाल मैं ले लेता हूं, मैं एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूं आपसे, कारण ही संभव हो पाया। मिलन जी एक छोटा सवाल और ले लेता हूं कि ये आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से कि काम कम होता है, शोर ज्यादा,
और कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चा पहले कभी हुआ करती थी वो चर्चा नहीं अब होती, और फिर विपक्ष कहता है कि चर्चा में इंटरेस्ट ही नहीं है सत्ता पक्ष का, ये आरोप लगते हैं। मिलन जी। केदार जी, देखिए, विपक्ष की स्थिति आप समझ ही रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से देख रहे हैं। विपक्ष जिस प्रकार का पंगु हो चुका है, मुद्दों की राजनीति वे कर नहीं पा रहे, जनता में के बीच में संवाद स्थापित कर नहीं पा रहे। उनके नेताओं की स्थिति देखिए, बीच चुनाव में कईयों ने पद छोड़ दिए तो कईयों ने टिकट छोड़ दिए, कईयों ने चुनाव लड़ना नहीं चाहा, बेमन से चुनाव लड़ा। तो वो जान रहे हैं कि आज उनके राजनीतिक दल की स्थिति किस प्रकार की हो गई, चुनौतियां उनके सामने हैं। क्योंकि 100 वर्ष पुराना दल आज जिस कष्ट से गुजर रहा है वो आज ट्रिपल डिजिट में रहने वाले पार्टी आज डबल डिजिट से भी नीचे आती जा रही है। तो क्रमशः उनके नेता जान रहे हैं कि केदार सरोज साहब के पास में जाता हूं। केदार सरोज साहब, देश विरोधी नीयत को लेकर वो चल रहे हैं। केदार जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल होते हैं, ठीक है मिलन जी, केदार जी, जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल रहते हैं कि जो एकजुटता की कमी, चाहे हम पहले बात करते हैं कि चाहे हम जमीन स्तर की हम बात करें, सड़क पर हम जिस स्तर की बात करें, सदन में यही बात आती है कि जिस एकजुटता के साथ विपक्ष को वहां दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। कई बार ऐसा हुआ, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उस समय पीसीसी उस समय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी थे, उनको ही नहीं ये विश्वास में लिया गया कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। अब चूंकि इस बार तो आपका संख्या बल भी कम है पिछली बार की मुकाबले, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के सामने एक समस्या रही एकजुटता की। नहीं लगता कि एक बेहतर एकजुटता के साथ आपको सदन में पैरवी करना होगी, बेहतर एकजुटता के साथ में आपको सत्ता पक्ष से दो हाथ करना पड़ेंगे? बिल्कुल, हम बेहतर एकजुटता के साथ, यूनिटी के साथ में इस बार चुनाव लड़े हैं और इस बार आने वाले सदन में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरे पे नकाब लगा हुआ है झूठ का, वो हम सदन में उतार देंगे। ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अभी ने IMF का बात किया है, वर्ल्ड बैंक का बात किया है, रिजर्व, अरे आप तो नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए ना। मध्य प्रदेश को लेकर वो भयंकर चिंतित है। यहाँ के फाइनेंस केक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए भाई, उतनी दूर की मत जाइए मिलन भाई, हम दोनों पढ़ने वाले में हैं। आप जिस भी वर्ल्ड की संस्था की बात करेंगे, मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, खुद पढ़ी है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी गांव में रह के मैंने सीख ली है, सारी चीजें पढ़ी है। सारी जगह मध्य प्रदेश के मैनेजमेंट पर क्वेश्चन मार्क आया और वो क्वेश्चन मार्क दिखता है। अस्पतालों में बेड नहीं है, 29,000 स्कूल बंद है और बातें कर रहे हैं डिलीवर की। वो 2700 रुपया गेहूं का देना है किसानों का, 2400 पे अटक गए। 3100 रुपया धान का देने का बात है, वो हवा में चला गया। हर घर नौकरी देना है, वो तो सपना ही रह गया। 3 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2017-18 से गिनती की पोजीशन निकल रही है। उसके बाद में जो मानदेय बढ़ना है, उन लोगों का मानदेय नहीं बढ़ रहा। 29,000 स्कूलें बंद हो गई है और लेके फिर कर्जे लेने की बात करें। कर्जा लेना आप घर में महसूस कर। चलिए केदार जी, मध्य प्रदेश में चाहता हूं फाइनल कमेंट्स गौरव जी का भी आ जाए। मैं ठीक है केदार जी, वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स केदार जी, गौरव जी का भी चाहूंगा। गौरव जी, मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है, हम चर्चा बजट सत्र को लेकर कर रहे हैं और मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। क्या मैं समझना चाहूंगा, ठीक है एक डेवलपमेंट के लिए भी बजट होगा और फिर दूसरी तरफ तमाम योजनाओं के जरिए भी बजट होगा, क्या जनता को किस तरह से उम्मीद की जाना चाहिए? क्या जनता पर बोझ बढ़ेगा या यही लगता है कि नहीं सरकार की कोशिश होगी कि बहुत ज्यादा लोड ना डाला जाए? देखिए राजेश जी, अगर केंद्र सरकार का बजट इस बीच में आने वाला होता तो हम ये मान सकते थे कि जो केंद्र का बजट आएगा उसका जो अंश मिलेगा उसमें एक सहायता मध्य प्रदेश की जनता को मिल सकती है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार पहले बजट लेकर आ रही है और ऐसी स्थिति में अगर आपको आय बढ़ाना है तो जनता को थोड़ी बहुत असुविधा तो झेलना होगी। और अगर जनता को सुविधा ज़्यादा देना है, जनता पर किसी भी प्रकार का भार नहीं डालना है, तो फिर आप यकीन मानकर चलिए इस सरकार को अपनी कर्ज लेना पड़ेगा और अपनी संपत्तियों को बेचकर ही काम चलाना होगा। चलिए, बेहतर बात गौरव जी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर 1 जुलाई से जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत होगी, ये मानसून सत्र है, पहला पूर्ण बजट डॉक्टर मोहन यादव सरकार लेकर आ रही है। तमाम सारी चीजें कि किस तरह से अब सरकार प्रदेश में आगे बढ़ेगी और फिर विपक्ष जिस तरह से नए कलेवर में उसके तेवर किस तरह से होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो फिर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, मानसून सत्र भी कहेंगे, 1 जुलाई से 19 जुलाई तक 14 बैठकें और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस
सत्र में सरकार बजट लेकर आएगी और बजट से ही विकास की बात की जा सकती है, हितग्राही योजनाओं की बात की जा सकती है, जनता का भरोसा और जनता के राहत की भी बात की जाती है। देखना होगा इन उम्मीदों पर किस तरह से सरकार खरा उतरती है और फिर विपक्ष किस तरह से भूमिका में नजर आता है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IN24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।